मैं LK गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। आपके सामने एक महत्वपूर्ण केस ला रखने का प्रयास करता हूं। जीवन में रोजाना कोई न कोई समस्या आती है और ये केस ला हमारी उन समस्याओं के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि 498A IPC कानून में इसलिए लाया गया था कि पत्नियों को पति और उसके रिश्तेदार आदि के खिलाफ एक प्रोटेक्शन मिले और वो 498A एक ढाल के रूप में दिया गया था। लेकिन इस ढाल का पत्नियों ने पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ हथियार के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया। इस हथियार के प्रयोग से पति, उसके रिश्तेदार, बूढ़े माँ बाप जेल जाने लगे और इसके द्वारा पति पक्ष को प्रताड़ित अत्यधिक किया जाने लगा। गिरफ्तारी कराकर वो अपने मनमाफिक शर्तों का पालन कराने और अपने हिसाब से कार्य कराने के लिए दबाव बनाने लगी। चूंकि अरेस्टिंग की पावर एक महत्वपूर्ण पावर है और अरेस्टिंग किसी भी व्यक्ति की अगर की जाती है तो उस व्यक्ति को वो अपमानित ही नहीं करती, उसकी स्वतंत्रता को छीन लेती है। और अरेस्टिंग, गिरफ्तारी और उसे जेल भेज दिया जाना उसकी जीवन में हमेशा के लिए दाग बन जाता है। ये अरेस्टिंग की पावर पुलिस के लिए भ्रष्टाचार का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई और इसके माध्यम से कई बार ये देखा गया कि पति के जो बाबा दादी यानी बुजुर्ग बीमार और बिस्तर पर थे, उनकी भी अरेस्टिंग होने लगी। दशकों से विदेशों में रह रही उनकी बहन, उन्हें भी अरेस्टिंग के लिए मजबूर होना पड़ा और इस 498A के माध्यम से लोगों का उत्पीड़न अत्यधिक बढ़ गया। न्यायालय द्वारा इसका दुरुपयोग महसूस किया गया और यह देखा गया कि जिन्हें ढाल दी गई थी उन्होंने उस ढाल को हथियार बना दिया और यह हथियार समाज के लिए खतरनाक साबित होने जा रहा है। चूंकि शादी जैसा पवित्र बंधन, इसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और वो उत्पीड़न महिलाओं का न हो इसलिए प्रोटेक्शन लाया गया, लेकिन इसका दुरुपयोग अत्यधिक हो गया। इस संबंध में पुलिस को जो पावर अरेस्टिंग की दी गई, अरेस्टिंग की पावर होना एक बात है और अरेस्टिंग न्याय संगत करना दूसरी बात है। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने यह देखा कि इस अरेस्टिंग के माध्यम से धंधा हो जाता है, तो इसका भय दिखा करके ससुराल पक्ष से वो वसूली करने लगी। सुप्रीम कोर्ट, पुलिस आयोग, विधि आयोग, इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। इस बैलेंस को बनाना है, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। चूंकि इसके बाद पार्लियामेंट द्वारा संशोधन किया गया और धारा 41 CRPC का प्रावधान किया गया। यह प्रावधान स्पष्ट करता है कि जो अपराध 7 वर्ष से कम और 7 वर्ष तक के कारावास के हैं, उसमें केवल स्वयं इसलिए
गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता कि उनकी संतुष्टि पुलिस अधिकारी की होती है। अगर ऐसे अपराध जिनके संबंध में गिरफ्तारी किया जाना है, तो ऐसे व्यक्ति को किसी अपराध से रोकने के लिए, या वो गवाहों से छेड़छाड़ कर रहा है, या साक्ष्य को तोड़ रहा है, बिगाड़ रहा है, या उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के बिना न्यायालय में उसकी हाजिरी सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, तब ऐसी स्थिति में अरेस्टिंग होनी चाहिए। यह प्रावधान ये कहता है। जिन तथ्यों के आधार पर, यानी जो हमने अभी आपके सामने कहे हैं, इन तथ्यों के आधार पर कोई आईओ इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो उन तथ्यों को पुलिस अधिकारी को अपनी केस डायरी में लिखना होगा। उसे गिरफ्तारी नहीं करनी है तो गिरफ्तारी नहीं करने का कारण लिखना होगा। यदि गिरफ्तारी करनी है तो गिरफ्तारी करने का कारण उसे लिखना होगा। और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ये जो प्रावधान के तथ्य जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इनका संतुष्टिकरण होना आवश्यक है। पुलिस अधिकारी अगर इन तथ्यों के बिना निष्कर्ष पर पहुंचता है और केवल इसलिए अरेस्टिंग करता है कि उसे अरेस्टिंग की पावर है और अपराध गैर जमानती है, तो वो गलत है। पुलिस अधिकारी को सबसे पहले खुद से प्रश्न करना होगा, गिरफ्तारी क्यों, इसकी आवश्यकता क्या है, इस गिरफ्तारी से क्या उद्देश्य प्राप्त होगा। अगर ऐसे प्रश्न जिनसे वो संतुष्ट हो जाता है, तब धारा 41 खंड 1 उपखंड ए से लेकर ई तक के तहत उद्देश्य गिरफ्तारी का आवश्यक है। इन उपखंडों में गिरफ्तारी की जा सकती है। इन उपखंडों के अलावा गिरफ्तारी किया जाना ठीक नहीं है। और अगर इन उपखंडों के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि गिरफ्तारी आवश्यक है, तब उसे ये लिखना पड़ेगा। इसके अलावा रूटीन में केस डायरी लिखना, सरसरी तौर पर नोटिस नहीं ले रहा है अभियुक्त, ये लिख देना और सरसरी तौर पर आईओ द्वारा इस तरह से लिखे जाने की प्रैक्टिस को हतोत्साहित करना चाहिए और इसे बंद होना चाहिए। इस निर्णय के माध्यम से अदालत द्वारा ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। उन निर्देशों में कहा कि धारा 498A के तहत कोई मामला दर्ज होता है तो आईओ स्वतः गिरफ्तारी न करे जब तक कि 41 सीआरपीसी के मानकों से संतुष्ट न हो ली। अगर मजिस्ट्रेट अपनी संतुष्टि के बिना मजिस्ट्रेट रिपोर्ट का अवलोकन करेगा और उसके बाद अभियुक्त की हिरासत को अधिकृत करेगा, मजिस्ट्रेट पूर्व में बताए गए शर्तों का और उस रिपोर्ट का अवलोकन करेगा और उसके बाद उस अभियुक्त की हिरासत को अधिकृत करेगा। किसी अभियुक्त को गिरफ्तार न करने का निर्णय मुकदमा लिखे जाने के 2 सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट को अग्रेसित किया जाएगा। धारा 41A सीआरपीसी के नोटिस की तामील अभियुक्त पर 2 सप्ताह के भीतर की जाएगी। संबंधित मजिस्ट्रेट अगर रिकॉर्ड किए बिना, उन कारणों को लिखे बिना उसकी हिरासत को अधिकृत करता है तो विभागीय कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है। अगर पुलिस अधिकारी इन निर्देशों का पालन करने में असफल होता है
तब वह विभागीय कार्रवाई और कंटेम्प्ट की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। आपके सामने अरेस्टिंग के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जो न्यायालय द्वारा दिए गए हैं उन्हें रखने का प्रयास किया, लेकिन इसके साथ ही साथ ये केस के फैक्ट्स 498A के संबंध में हैं, लेकिन न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इनके तथ्यों के अलावा यानी 498A के अलावा ये डायरेक्शन उन मामलों में भी लागू होंगे जो मामले 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक के अपराध से दंडनीय हैं। ये तथ्य जो आपके सामने मैंने रखे हैं, ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवनीश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में 2 जुलाई 2014 को निर्देश दिए गए। मेरा आपके सामने इतने समय के बाद रखने का उद्देश्य इन निर्देशों और अरेस्टिंग की स्थिति को स्पष्ट करने का है, क्योंकि आजकल पुलिस 7 साल तक के मामलों में गिरफ्तारी गलत करके ला रही है। अगर आपको इस केस के दिशा निर्देश डायरेक्शंस की जानकारी होगी तो पुलिस की कार्रवाई को आप रुकवा सकते हैं। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार अवश्य